साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ आज अध्याय 19 राज्य के विषय में कार्ल मार्क्स के विचार। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स का जीवन वृत्त क्या है और द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद, राज्य की उत्पत्ति राज्य वर्ग संघर्ष की उपज है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और राज्यहीन समाज का उदय। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन क्या है। विद्यार्थियों, सबसे पहले इसकी प्रस्तावना पर ध्यान देते हैं कि 20वीं शताब्दी में मार्क्सवाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा बन चुकी थी विद्यार्थियों। और मार्क्सवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधन समाज के हाथों में रहते हैं। जो विचारधारा आज मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है वह कार्ल मार्क्स और एंगल्स की रचनाओं पर आधारित है। बाद में लेनिन ने इस विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और लेनिन की मृत्यु के पश्चात स्टालिन जीवन पर्यंत यानी कि 1953 तक रूसी साम्यवादी व्यवस्था का संचालन करते रहे। उन्होंने मार्क्सवाद को समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया, लेकिन उसके शासनकाल के दौरान राज्य की शक्तियां पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी विद्यार्थियों, इसलिए उसे एक अधिनायक यानी कि डायरेक्टर कहना ज्यादा युक्ति संगत होगा। स्टालिन के शासनकाल में नौकरशाही का अपूर्व विस्तार हुआ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण दमन कर दिया गया था और 1989 की क्रांतियां जैसे कि पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवादी शासन का अंत देख चुकी थी वे। और 1991 दिसंबर में सोवियत रूस के विघटन के साथ मार्क्सवाद का प्रभाव बड़ी तेजी से समाप्ति की ओर हो गया। तो विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स की जो रचनाएं हैं, मार्क्सवादी जो विचारधारा है, उसमें हम मार्क्स और एंगल्स की रचनाओं पर को हम देख सकते हैं। उसके बाद लेनिन, फिर स्टालिन, इन्होंने इनके विचारों को आगे बढ़ाया और इन मार्क्सवादी विचारों को की जो हम बात करें पूर्ण आहुति कब हुई, वो आहुति हुई 1991 दिसंबर, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और उत्तराधिकारी राष्ट्र के रूप में रूस स्थापित हो गया और मार्क्सवादी विचारधारा समाप्त हो गई और वहां साम्यवादी व्यवस्था की जगह समाजवादी व्यवस्था ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। अब बात करते हैं इनका जीवन काल। मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के एक प्रदेश राइनलैंड में हुआ था और बर्लिन विश्वविद्यालय में उसने अपना विषय कानून चुना था, मतलब कानून की उन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र में भी उन्होंने काफी अध्ययन किया। मार्क्स के राजनीतिक विचार ऐसे काल में परिपक्व हुए विद्यार्थियों जब पूंजीवाद का विकास हो चुका था और किसानों और दस्तकारों की स्थिति असहा बन चुकी थी। मतलब पूंजीवाद का उस समय काफी ऊंचाइयों पर थी और पूंजीवाद ने किसान और दस्तकारों को काफी असहाय बना दिया था। मार्क्स ने अपने विद्यार्थी जीवन में हीगल की पुस्तकों का काफी अध्ययन किया उनका, और आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के प्रति मार्क्स की गहरी रुचि रही और जर्मनी की गरीब जनता की वजह से वे नहीं थी, बल्कि अधिक विकसित पूंजीवादी देश जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस की घटनाओं ने उन पर काफी अपना उन्होंने उनका ध्यान काफी आकृष्ट हुआ उन घटनाओं पर। और हीगल के दर्शन से मार्क्स ने बहुत कुछ सीखा, परंतु हीगल के निष्कर्ष से सहमत वह नहीं था और उसका अपना निष्कर्ष था कि राज्य के विभिन्न रूपों की जड़ें तो जीवन की भौतिक परिस्थितियों में ही निहित होती हैं। भौतिक परिस्थितियों के आधार पर ही जो है जीवन की परिस्थितियां निर्भर करती हैं। और 23 वर्ष की आयु में मार्क्स को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि मिल चुकी थी और मार्च 1843 में यानी कि 1843 में उसे अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण जर्मनी को छोड़ना पड़ा और वह पेरिस यानी फ्रांस चला गया। वह अक्सर शहर के बाहर की मजदूर बस्तियों में जाया करता था और वहां उसने मजदूरों और दस्तकारों की एक गुप्त संस्था जिसे लीग ऑफ द जस्ट और उसके नेताओं से उसका संपर्क बना रहा। पेरिस में उसने एक पत्रिका भी निकाली और इसी पत्रिका में प्रकाशित अपने एक लेख में उसने यह कहा कि स्वर्ग की आलोचना को अब धरती की आलोचना में और धर्म की आलोचना को कानून की आलोचना में और अध्यात्म विद्या की आलोचना को राजनीति की आलोचना में बदल देना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि स्वर्ग की आलोचना को धरती की आलोचना में, ठीक है,
और धर्म की आलोचना को कानून की आलोचना में और अध्यात्म की आलोचना को राजनीति की आलोचना में बदल देना चाहिए। और इसके बाद मार्क्स ने अपनी पूरी शक्ति और प्रतिभा को श्रमिक वर्ग की सेवा में समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स और एंगल्स की कुछ पुस्तकें हैं, कृतियां हैं। अगस्त 1844 में एंगल्स पेरिस आया और यहीं उन दोनों का ऐतिहासिक मिलन भी हुआ और स्थायी मित्रता में वह मिलन जो है बदल चुका था। और इस मित्रता ने जिस रचनात्मक सृजन को जन्म दिया उसका इतिहास में अन्य कोई उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के विचारों को वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि साइंटिफिक सोशलिज्म की संज्ञा भी दी जाती है। कारण क्या है बच्चों कि इन विद्वानों ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या करके समाजवाद को एक आंदोलन के रूप में खड़ा कर दिया। इनसे पहले के समाजवादी हुए, जैसे फोरियर हुए, रॉबर्ट ओवन हुए, इनके विचारों में कोई क्रम और व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। समाजवाद को एक स्पष्ट विचारधारा और आंदोलन का रूप देने का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स और एंगल्स को। उनके ग्रंथ हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र के विषय में सेबाइन कहता है कि आज तक जितने भी क्रांतिकारी ग्रंथ लिखे गए, यह उनमें सबसे ज्यादा क्रांतिकारी रचना है। कौन सी क्रांतिकारी रचना है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किसने कहा? सेबाइन ने कहा। इस ग्रंथ में कम्युनिस्ट क्रांति और कम्युनिस्ट विचारधारा की एक संक्षिप्त और सरल व्याख्या प्रस्तुत कर दी इन्होंने। और इसमें यह बताया गया कि क्रांति के बाद पूंजीवाद का विनाश होगा और उसके स्थान पर एक नए वर्गहीन समाज का कायम होना बिल्कुल अनिवार्य होगा। कहने का मतलब ये है कि जब मजदूर क्रांति करेगा तब पूंजीपति वर्ग को धाराशायी कर देगा, उसका विनाश कर देगा, उसको विनिष्ट कर देगा। और उसके बाद जो समाज स्थापित होगा वो समाज होगा वर्गहीन राज्य स्थापित होगा। तभी जाकर के सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाएंगी। इसी के साथ 1849 में कार्ल मार्क्स स्थायी रूप से इंग्लैंड में जाकर बस गया और 1850 में एंगल्स भी इंग्लैंड के मैनचेस्टर नगर में बस गया। एंगल्स ने उस शहर के एक ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया और मार्क्स व उसके परिवार का आर्थिक भार बहुत हद तक उनके कंधों पर आ गया था। कार्ल मार्क्स की एक प्रमुख पुस्तक है द कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ। एंगल्स का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उदय, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ये दोनों ही किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा विद्यार्थियों। कार्ल मार्क्स की है द कैपिटल और एंगल्स की है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। आगे बात हम करते हैं द्वंदात्मक भौतिकवाद। द्वंदात्मक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स ने देखा कि समाज क्या है? परिवर्तनशील है। समाज स्थिर नहीं है, समाज हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इस परिवर्तन के संबंध में कई धारणाएं प्रचलित थी। कोई विद्वान ऐतिहासिक परिवर्तन को ईश्वर की लीला समझता था तो किसी ने उसे आकस्मिक घटनाओं का समूह बताया। काफी लोग तो कहते थे कि ये ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर की लीला है जो समाज में परिवर्तन होता है। और कुछ लोग कहते थे कि नहीं, ये आकस्मिक जो घटनाएं घटती हैं उनसे ही परिवर्तन होता है। अब हीगल के द्वंदात्मक आदर्शवाद का प्रभाव मार्क्स पे क्या पड़ा? देखिए, हीगल के दर्शन का आधार था विचार या भाव। हीगल ने वाद, प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के त्रिकोण का ट्रायंगल द्वारा विकास क्रम को समझाने का प्रयास किया। हीगल कहता है कि मानव मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होता है उसे हम वाद कहते हैं, थीसिस कहते हैं। और कुछ समय बाद लोग इस विचार की त्रुटियां महसूस करने लगते हैं। फलस्वरूप उसके विरोध में सर्वथा एक विपरीत विचार का जन्म होता है जिसे हम प्रतिवाद यानी कि एंटीथेसिस कहते हैं। मतलब विचार के विरोध में या विचार के विपरीत में यदि कोई विचार आता है तो उसे एंटीथेसिस यानी प्रतिवाद कहा जाता है। आगे चलकर वाद प्रतिवाद का जब संघर्ष होता है तो एक नए विचार का जन्म होता है और वही नया विचार जो है हीगल ने उसे संवाद यानी सिंथेसिस का नाम दिया है। मतलब वाद एक विचार के रूप में आया, एक विचार जो वाद के रूप में आया, और विचार के विपरीत कोई विचार आता है तो उसे प्रतिवाद कहा जाता है। और वाद और प्रतिवाद में जब संघर्ष होता है, मतभेद होता है, तब एक नया विचार निकल के आता है, उसे संवाद कहते हैं। और इसमें दोनों
वाद और प्रतिवाद की अपनी अपनी अच्छाइयां होती हैं। कुछ समय बाद वह संवाद ही एक वाद बन जाता है, मतलब उस संवाद में भी एक नया विचार निकल के आता है और फिर वह संवाद से निकला हुआ एक विचार एक वाद यानी थीसिस बन जाता है और उसके बाद उस वाद का ही फिर वापस से एक विपरीत विचार आता है, वो सिंथेसिस बन जाता है और थीसिस और सिंथेसिस में आपस में कंट्रोवर्सी होती है, संघर्ष होता है, तब एक वापस से फिर एक विचार और वह विचार फिर वाद बन जाता है। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों, हीगल कहता है कि पूरे पर्यावरण में, पूरे समाज में इस तरह का विकास क्रम चलता ही रहता है। इसके बाद ये था हीगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद और अब है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसकी स्थापना हीगल से प्रेरणा लेते हुए मार्क्स ने दी। हीगल के सिद्धांत ने मार्क्स को बहुत प्रभावित किया और मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक विकासवाद को तो मान्यता दी, पर उसने भाव यानी कि विचार की जगह भौतिक तत्व यानी मैटर को प्रधानता दी और यह बताया कि विश्व अपनी प्रकृति से ही भौतिक है। और इस प्रकार द्वंद्वात्मक आदर्शवाद डायलेक्टिकल आइडियलिज्म कार्ल मार्क्स के हाथों में जाकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का रूप उसने धारण कर लिया। कार्ल मार्क्स के अनुसार जब दो परस्पर भौतिक शक्तियों के बीच में संघर्ष होता है तो एक नई स्थिति को जन्म मिलता है और इस नई परिस्थिति को ही हम विकास कहते हैं। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद हीगल के इन्हीं पारिभाषिक शब्दों को स्वीकार किया और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाने के लिए मार्क्स और एंगेल्स ने कई उदाहरण दिए। उसने बताया कि जौ यानी कि बार्ली का एक दाना यदि उपयुक्त मिट्टी में डाल दिया जाए तो दाना नष्ट हो जाता है, उससे अंकुर निकलता है जो बड़ा पौधा बन जाता है और उस उपमा के अंतर्गत जो जौ के दाने को वाद और मिट्टी को प्रतिवाद बतलाया गया है और इन दोनों में जब संघर्ष होता है वाद और प्रतिवाद में यानी कि जौ के दाने में और मिट्टी में जब संघर्ष होता है तो एक अंकुर फूटता है जिसे हम संवाद कहते हैं और यह अंकुर पौधा बनता है और बाद में पौधा सूखकर हमें फिर से कई दाने उपलब्ध करा देता है, अर्थात संवाद पुनः वाद का रूप धारण कर लेता है। तो एक वस्तु, एक पदार्थ से कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा को पुष्ट किया। संघर्ष विचारों में भी होता है, संघर्ष पदार्थों में भी होता है और उन पदार्थों के माध्यम से एक नई परिस्थिति का प्रस्फुटन होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार हर युग में विकास इसी तरह आंतरिक विरोध द्वारा होता है। जैसे पूंजीवाद को हम वाद कहेंगे और श्रमिकों को प्रतिवाद कहेंगे और जब पूंजीवाद और श्रमिकों में आपस में संघर्ष होगा, द्वंद्व होगा, तो अंत में श्रमिकों की जीत होगी और एक नई व्यवस्था का जन्म होगा जिसे वह एक वर्गहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना के बारे में कहता है कि एक ऐसा समाज स्थापित हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है राज्य की उत्पत्ति। राज्य वर्ग संघर्ष की उपज है। हमने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद देखा, हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद देखा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर ही हम राज्य की उत्पत्ति को देखेंगे कि मार्क्स और एंगेल्स ने सभी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भौतिक परिस्थितियों के कारण होते हैं। मार्क्स और एंगेल्स ने क्या कहा कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन जो है किनके कारण होते हैं? भौतिक परिस्थितियों के कारण होते हैं। भौतिक परिस्थितियों से उनका अर्थ है उत्पादन और वितरण की प्रणाली। उत्पादन के साधनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मानव इतिहास को 6 युगों में बांटा। सबसे पहला युग आता है आदिम साम्यवादी युग, फिर दूसरा दासता युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, श्रमिकों की तानाशाही, साम्यवादी युग और वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। नया आदर्श समाज न केवल वर्गहीन होगा बल्कि राज्य विहीन भी होगा। एक ऐसा युग भी था जब राज्य नहीं था, इसे उन्होंने आदिम साम्यवादी युग कहा। इस आदिम साम्यवादी युग में लोग कुटुंबों या छोटे-छोटे समुदायों में रहते थे। वे फल फूल खाकर पशुओं का शिकार करके अपना जीवन का निर्वाह किया करते थे। किसमें? आदिम साम्यवादी युग में। हर व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता था और किसी के
पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि वह दूसरों को का शोषण कर सके। समाज वर्गहीन था, मतलब वहां उस समय कोई भी वर्ग नहीं था, न कोई शासक था न कोई शासित था, ना कोई राजा था ना कोई राजा की चाकरी करने वाला, ये राजा के द्वारा द्वारा शोषण किया जाने वाला कोई भी नहीं था, यानी कि कोई दास भी नहीं था। इस प्रकार उस युग में राजनीति जैसी कोई चीज थी ही नहीं। किसमें? आदिम साम्यवादी युग में। लोगों के आपसी व्यवहार का आधार क्या था? रीति रिवाज और परंपराएं। लोगों का आपसी व्यवहार, आपसी लेन देन, आपसी बातचीत जो थी वह था परंपराएं और रीति रिवाज। इसके बाद शुरू हुआ दासता का युग। यह युग शुरू हुआ कुछ समय के बाद जब उत्पादन प्रणाली में एक परिवर्तन आया। मनुष्य ने खेती करना सीख लिया। जो खाली भूमि पड़ी हुई थी उसने उसको उस भूमि के साथ अपने श्रम को जोड़ा और उसने उस श्रम से कुछ उत्पादन करना शुरू किया। धीरे धीरे उस भूमि का वह विस्तार करते चला गया और उस पर अपना कब्जा जमाते हुए चला गया। अब शक्तिशाली लोगों ने युद्धबंदियों और अन्य कमजोर लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया और अपने खेतों को जोतवाना शुरू कर दिया, उनसे काम लेना शुरू कर दिया। गुलाम प्रथा की शुरुआत के कारण समाज दो वर्गों में बंट गया, मालिक वर्ग और गुलाम वर्ग। लेनिन कहता है कि समाज में सबसे पहले जो दो वर्ग उत्पन्न हुए थे वे थे गुलाम के मालिक और गुलाम। मालिक वर्ग का सिर्फ भूमि और खेती के उपकरणों पर ही कब्जा नहीं था, बल्कि गुलामों पर भी उसी का अधिकार था। मतलब दो वर्ग कौन से उत्पन्न हो गए? गुलाम के मालिक और दूसरे गुलाम। मालिक वर्ग किस पे? खेती, भूमि और खेती पे तो था ही उसका कब्जा, बल्कि साथ में गुलामों पर भी उनका कब्जा था। गुलामों से जबरन काम लेना। मालिक वर्ग ने पुलिस और जेल खाने बनाए, मजिस्ट्रेट नियुक्त किए, चोरी और लूट को सख्त अपराध बताया। यही से राज्य की शुरुआत हो गई। और क्योंकि राज्य बल प्रयोग और हिंसा का उपकरण के अलावा और कोई चीज नहीं है। एंगल्स कहता है कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है विद्यार्थियों। एंगल्स ने कहा है ये कि राज्य एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए एक वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग यानी मालिक वर्ग किसका दमन करता है? दूसरे वर्ग का यानी कि गुलामों का यानी कि मजदूर वर्गों का दमन करता है। अब इसके बाद बात आती है सामंती युग की। सामंती युग खेती ही जब उत्पादन का मुख्य साधन बना रहा, भूमि का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। सामंतवाद का जन्म हुआ। भूमि का स्वामी राजा माना जाता था, परंतु राजा सामंतों को इस शर्त पर जमीन देता था कि युद्ध के समय वे उनकी सैनिक सहायता करेंगे। मतलब सामंत कैसे स्थापित किए राजा ने? कि सामंतों को उन्होंने भूमि दे दी और उस भूमि के बदले वो सामंत राजा की हेल्प करेंगे। कब? युद्ध के समय। ये सामंत भी अपनी भूमि काश्तकारों के बीच इस शर्त पर बांट दिए देते थे कि ये भी आवश्यकता पड़ने पर अपने मालिकों को सैनिक सहायता करेंगे। राजा ने सामंतों को भूमि दी, सामंतों ने काश्तकारों को दी और काश्तकार ने भी इस आधार पर भूमि दी गई उसको कि सामंतों की वे हेल्प करेंगे आवश्यकता पड़ने पर। और काश्तकारों या कृषकों ने अपनी भूमि किसे दी? कृषि दासों को दे दी और उनसे लगान लेना शुरू कर दिया। समझ में आई बात? राजाओं ने सामंतों को भूमि दे दी, किस कारण से? कि वो उसकी हेल्प करेंगे। सामंतों ने काश्तकारों को दे दी, काश्तकार उनकी हेल्प करेंगे सामंतों की। और काश्तकारों ने कृषक दासों को भूमि दे दी और कृषक दासों से लगान वसूल करना उनकी ड्यूटी थी। उत्पादन का अधिकांश भाग लगान और अन्य करों के रूप में कृषकों और सामंतों की जेब में चला जाता था। कृषि दासों से बेगार भी ली जाती थी और युद्ध के समय उन्हें सेना में भर्ती भी होना पड़ता था। जब युद्ध का समय आता था, राजा को हेल्प की आवश्यकता होती थी, तो इन्हीं कृषि दासों को सेना में भर्ती कर दिया जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे बहुत से हस्तशिल्प विकसित हुए, हैंडीक्राफ्ट्स। कुछ लोग कौन से? व्यापारी लोग कृषि दासों की बनाई हुई वस्तुओं को खरीद कर बेच देते थे। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, व्यापारियों को अधिकाधिक वस्तुओं की आवश्यकता होने लगी। जो कृषि दास स्वतंत्र हो गए थे वे उन व्यापारियों के यहाँ काम करने लगे जो इन छोटे छोटे उद्योगों, कपड़ा, बर्तन, औजार आदि उद्योगों के मालिक थे। मशीनी युग अभी बहुत दूर था, इसलिए अधिक लाभ कमाने के लिए इन छोटे उद्योगपतियों ने कारीगरों से अधिकाधिक काम लेना
शुरू कर दिया। किन्होंने? उद्योगपतियों ने। किससे लेना शुरू कर दिया? इन छोटे छोटे कारीगरों से। इसके बाद शुरू हुआ पूंजीवादी युग। मशीनों ने उत्पादन रीति को बिल्कुल ही बदल दिया। मशीनों ने, जो मशीनीकरण हुई तो उत्पादन की जो सभी स्थितियां थी वो सब बदल गई। अब छोटे छोटे उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत खराब और बहुत ही दयनीय हो गई। पूंजीपतियों ने उसका अधिकाधिक शोषण करना शुरू कर दिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज सघन और निर्धन इन दो वर्गों में बट गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो समाज था सधन और निर्धन दो वर्गों में बट गया। सधन में जो कि समृद्ध थे, निर्धन में जो कि कमजोर लोग थे। कार्ल मार्क्स ने अपने ग्रंथ द कैपिटल, कार्ल मार्क्स का ग्रंथ है द कैपिटल, में पूंजीवादी व्यवस्था का मार्मिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उसके अनुसार प्रत्येक श्रमिक अतिरिक्त मूल्य का निर्माण करता है। हर एक श्रमिक जो है एक ऐसा सरप्लस वैल्यू तैयार करता है, और दूसरे शब्दों में कहें तो मजदूर की मजदूरी उस वस्तु के मूल्य से भी कम होती है। सरप्लस वैल्यू निर्माण करता है और जो मजदूरी दी जाती है उस वस्तु के मूल्य से भी उसको मजदूरी कम दी जाती है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो आप ये देखिए, बाईं ओर से लेनिन, एंगल्स और कार्ल मार्क्स दिखाए गए हैं आपको यहाँ पे। ये देखिए आप, ये कार्ल मार्क्स है, ये एंगल्स है और ये लेनिन है। ठीक है। अब देखिए, मजदूर यदि 200 रुपए मूल्य की वस्तु बनाता है तो उसे मजदूरी के रूप में सिर्फ 50 रुपए मिलते हैं। इस प्रकार श्रमिकों का शोषण चलता रहता है। पूंजीपति तो विलासिता का जीवन बिताते हैं, ऐशो आराम का जीवन बिताते हैं। मजदूरों को सिर छिपाने के लिए झोपड़ी भी नहीं मिलती है। मार्क्स के अनुसार वेतनभोगी सर्वहारा वर्ग ही पूंजीवाद के विनाश का प्रमुख कारण बना। मतलब वेतनभोगी सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद के विनाश का कारण। मतलब सर्वहारा वर्ग कौन था? वेतनभोगी वर्ग कौन सा था? जो मजदूरी कर रहा था, जिसे वेतन मिल रहा था, वही मजदूर जो है पूंजीवाद को खत्म करने का कारण भी बना। अब देखिए, राज्य का वर्गीय चरित्र के बारे में मार्क्स क्या कहता है? सरकार चाहे जैसी भी हो, ये सिर्फ शासक वर्ग के विशेषाधिकारों की रक्षा करती है। सामंती युग में कई तरह की शासन प्रणालियां विद्यमान थी। किसी राज्य में राजा का शासन चलता था, तो कहीं कुलीन तंत्र था, कहीं कहीं निर्वाचित संस्थाएं भी थी, परंतु इन राज्यों का मौलिक स्वरूप एक जैसा था। उनमें कृषि दासों की हैसियत बिल्कुल भी नहीं थी। सभी शक्तियां सामंतों या जागीरदारों के हाथों में बटी हुई थी, केंद्रित थी। और इसी प्रकार आधुनिक पूंजीवादी राज्यों में कई तरह की सरकारें कायम हो गई और कुछ राज्यों में तानाशाहों का शासन चलता रहा। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, पश्चिमी यूरोप के अनेक राष्ट्रों में संसदें या अन्य निर्वाचित संस्थाएं जो है पाई जाती हैं, परंतु ये सब सरकारें हिंसा और दमन पर आधारित थी। तो कैसा रहा राज्य का वर्गीय चरित्र? कहीं पर राजतंत्र, राजा का शासन था, तो कहीं पर कुलीन तंत्र यानी ऐसे वर्गों का शासन जो कि पूंजीपति वर्ग थे, उनका शासन था, और कहीं पर निर्वाचित संस्थाएं थी। लेकिन सभी जगह सभी शासन व्यवस्थाओं में कृषिदास मजदूर जो है वो अपनी निम्न स्थिति में थे। सामंत और जागीरदारों पर सभी के पास सभी शक्तियां केंद्रित थी, और इसी के आधार पर सभी सरकारें जो हैं पूंजीवादी राज्यों की सरकारें बनी। राज्यों में सभी स्तरों पर शक्तिशाली वर्ग का प्रभाव पाया गया। मार्क्स ने राज्य और पूंजीपति वर्ग के आपसी रिश्तों को लेकर दो प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की। एक तो ये कि पूंजीपति वर्ग सीधे सीधे राज्य के सभी उपकरणों पर अपना कब्जा कायम कर ले, अर्थात राज्य की पुलिस, सेना, न्यायपालिका, संसद और सिविल सर्विस पर सीधे पूंजीपतियों का ही स्वामित्व कायम हो जाए। दूसरी संभावना यह थी कि पूंजीपति वर्ग स्वयं इन संस्थाओं का संचालन न करे, पर नौकरशाही के माध्यम से सभी पर अपना प्रभाव कायम रखे। नौकरशाही को उसने समाज की चेतना कहा। उसके अनुसार नौकरशाही ही राज्य के लक्ष्यों का निर्धारण करती है। लोग भले ही पूंजीपति न हो, पर पूंजीपति वर्ग उन पर ऐसा प्रभाव जमा लेता है कि वे उस वर्ग के भौतिक जो हित हैं उनकी भलाई की रक्षा करता है, भौतिक हितों की भलाई की रक्षा करता है। उनके पास आम लोगों की इच्छाओं को महसूस करने के साधन होते ही नहीं हैं।
अर्थात राज्य ऊपर से तो ये कहता है कि वह जनहित में कार्य कर रहा है, पर असल में वह पूंजीपति और बुर्जुआ वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। शासक वर्ग सदा अपने ही हित में शासन करता है। मार्क्सवादियों के अनुसार राजनीति वर्ग संघर्ष का नाम है। जिन लोगों के हाथों में सत्ता होती है, वे अपने अधिकारों का उपयोग केवल अपने हितों के लिए करते हैं। पूंजीपति पूंजीवादी देशों का लोकतंत्र महज माया जाल है और मात्र दिखावा है। कहने का मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों? राज्य में सभी स्तरों पर शक्तिशाली वर्ग का प्रभाव पाया गया। कैसे पाया गया? कि पूंजीपति वर्ग जो है सबसे शक्तिशाली था। राज्य राज्य के संरक्षण में भी पूंजीपति वर्ग था। नौकरशाही भी राज्य के संरक्षण में ही थी। और सबसे ज्यादा पिस कौन रहा था? वह मजदूर और श्रमिक वर्ग पिस रहा था। उसके ऊपर जो जिस प्रकार से उसका नाश हो रहा था और जिस प्रकार से उसके ऊपर शोषण हो रहा था, उसमें पूंजीपति वर्ग और नौकरशाही वर्ग का ही वर्चस्व बना हुआ था। और राजनीति को वर्ग संघर्ष का नाम इसीलिए दिया गया कि जिन लोगों के हाथों में सत्ता थी, वही अधिकारी जो हैं उनके हितों को कुचल रहे थे, सिर्फ अपने ही हितों को संवार के रखे हुए थे। इसके बाद बात आती है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और राज्य विहीन समाज का उदय। विद्यार्थियों, पूंजीवादी व्यवस्था से ये आशा करना बेकार है कि समाज कभी समृद्ध बनेगा। इस व्यवस्था में तो निर्धन और ज्यादा निर्धन बनते गए और धनी और ज्यादा धनी बनते गए, क्योंकि राज्य ने सिर्फ पूंजीपतियों को अपने हितार्थ के लिए उन्हें और अधिक संरक्षण देना शुरू कर दिया, नौकरशाहों को भी और अधिक संरक्षण देना शुरू कर दिया। इसलिए सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग जो है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था उनके पास कि वे क्रांति करके उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार जमा लें। इसलिए पूंजीवाद विनाश की ओर अवश्य जा रहा था, परंतु क्रांति लाने के लिए समाज के बुद्धिशील वर्ग को श्रमिकों का नेतृत्व करना पड़ा। क्रांति के तुरंत बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कायम हो गई और यह वर्ग विशेषकर श्रमिक वर्ग अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग करेगा ताकि पूर्ववर्ती शासकों के दलाल उनसे सत्ता नहीं छीन ले। तो कहने का मतलब यह है कि इन श्रमिकों का नेतृत्व करने के लिए बुद्धिशील बुद्धिमान व्यक्ति जो थे, जो बौद्धिकता रखते थे, उन्होंने इनका नेतृत्व किया और इन्होंने एक क्रांति करी और क्रांति करके इस पूंजीवादी राज्य को या राज्य की शक्ति को धाराशाही करने का प्रयास किया। मार्क्स और एंगल्स ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बहुत से कारण बताए। पहला कारण था संपूर्ण राजनीतिक सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ जाएगी। अब सभी पदाधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दी जाएंगे। सेना और पुलिस में केवल वे व्यक्ति रखे जाएंगे जो साम्यवादी विचारों का अनुसरण करते हैं। दूसरी बात, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बिजली, रेलवे, कल कारखानों पर राज्य का अधिकार कायम हो गया। बड़े बड़े कृषि फार्म भी राज्य के हाथों में आ गए। सब लोगों को काम करना पड़ेगा, जो काम नहीं करेगा उसे खाना भी नहीं दिया जाएगा। पूंजीपतियों और उन सभी लोगों को सफाया किया जाएगा जो फिर पूंजीवाद लाना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि रूस और चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद बहुत से लोगों को प्राणदंड भी मिला और हजारों लोग अपने अपने आप देश छोड़कर भाग निकले। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के कारण भाषण और विचारों की स्वतंत्रता कठोरता पूर्वक काट छांट कर दी गई। जहां तक मजहब का धर्म का सवाल था, मार्क्सवादियों ने उसे अफीम बताया और साम्यवाद सभी प्रकार के मजहबों का विरोध करता है। मतलब मार्क्सवादियों ने धर्म को क्या बताया? अफीम बताया, नशा बताया। नशे की हालत में व्यक्ति क्या करता है, उसे खुद को ही होश नहीं रहता। इसलिए साम्यवाद जो है हमेशा धर्म का विरोध करता है। इसके बाद बात आती है नया आदर्श समाज, वर्गहीन और राज्यहीन समाज का उदय। मार्क्स और एंगल्स के अनुसार क्रांति के तुरंत बाद सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही स्थापित होती है, वह केवल संक्रमणकालीन व्यवस्था है, यानी कुछ समय के लिए ही होगी। कौन सी व्यवस्था कुछ समय के लिए होगी? वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज। अभिप्राय ये कि पूंजीवाद और पूर्ण साम्यवाद के बीच की अवस्था है ये। साम्यवाद तो तब आएगा जब ना तो वर्ग होंगे न ही राज्य होंगे। जब पूंजीवादियों का पूर्ण विनाश हो जाएगा, एक ऐसे समाज का विकास होगा जिसमें लोग बिना दबाव या दमन के अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अपराधों का मूल कारण क्या है? निजी संपत्ति। निजी संपत्ति का होना और उनका अन्यायपूर्ण वितरण होना। यदि निजी संपत्ति समाप्त कर दी जाएगी तो अपराध अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। पुलिस, जेल खाने, मजिस्ट्रेट की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। एक के बाद एक हिंसा के सभी उपकरणों का अंत हो जाएगा और राज्य एक अनावश्यक व व्यर्थ की चीज बन जाएगा। उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। किसका? राज्य का। धीरे धीरे राज्य लुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लोग स्वेच्छा से नैतिक नियमों का पालन करेंगे।
लेनिन कहता है कि राज्य के उदय का कारण था एक वर्ग दूसरे का दमन करता है। यही एक कारण था जिसके कारण राज्य का उदय हुआ। वर्ग भेद मिट जाने पर राज्य व सरकार भी मिट जाएंगे, चूंकि तब राज्य के बने रहने का कोई कारण शेष ही नहीं रहेगा। मार्क्सवादियों ने इसे एक सुनहरा काल यानी गोल्डन एज कहा कि जब कोई वर्ग ही नहीं रहेगा, राज्य ही नहीं रहेगा, यह एक ऐसा काल बनेगा जिसे हम गोल्डन एज कहते हैं। उसे उन्नत साम्यवाद भी कहा जाता है। राज्य की समाप्ति को लेकर बाद में लेनिन ने यह कहा कि जब तक कम्युनिस्ट देशों को पूंजीवादी देशों से खतरा बना हुआ है, राज्य की समाप्ति के बाद लेनिन ने क्या कहा कि जब तक कम्युनिस्ट देश जो हैं उनको पूंजीवादी देशों से खतरा बना रहेगा, तब तक राज्य संस्था के समाप्त हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए राज्य विहीन समाज की जो हम बात करते हैं, मार्क्स जो राज्य विहीन समाज की बात करता है, वह एकमात्र कोरी कल्पना रहकर ही रह जाता है। राज्य के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन। इसमें कोई संदेह नहीं विद्यार्थियों कि कार्ल मार्क्स एक जनजात से ही क्रांतिकारी था। मार्क्स और एंगल्स ने मजदूरों के हृदय में यह विश्वास जगाया कि पूंजीवाद का विनाश अनिवार्य है तथा उन्हें वह रास्ता भी दिखाया जिस पर चलकर वे पूंजीवादी व्यवस्था को उलट सकते हैं। पर मार्क्सवादियों की वर्ग संघर्ष की धारणा भ्रामक है, भ्रमित करती है। वास्तव में वर्ग संघर्ष सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्त नहीं है। इंग्लैंड है, अमेरिका, जापान, उद्योगवाद खूब पनपा है वहां पे, परंतु वहां वर्ग संघर्ष नहीं चला। उसका कारण क्या था कि प्रगतिशील कानूनों और नीतियों के कारण श्रमिकों की हालत में दिन प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है और इन देशों के मजदूर क्रांति के लिए उतावले नहीं है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स की राज्य संबंधी अवधारणा का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। उनका कहना ठीक नहीं दिखता कि राज्य या अधिकारी गण सिर्फ एक वर्ग के हितों में ही कार्य करके अपना अस्तित्व बचा पाएंगे। राज्य को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उद्योगपति, श्रमिकों और सर्वसाधारण जनता का भी समर्थन करना होता है। इसलिए पूंजीवादी देशों में राज्य किसी एक वर्ग के ही हितों की रक्षा नहीं करता, वह समाज के सभी सदस्यों के साझे हितों का संरक्षक होता है। नए वामपंथी विचारक हैं हेबरमेस मार्क्यूज, जिसे हर्बर्ट मार्क्यूज स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि लेनिन द्वारा पश्चिम यूरोप को बुजुर्गा लोकतंत्र का नाम दिया जाना गलत था। दूसरी बात, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसमें राज्य की आवश्यकता न रहे, केवल कल्पना लोक की बात होती है। यही कारण है कि लेनिन और स्टालिन ने मार्क्स की इस विचारधारा में संशोधन किया कि स्टालिन के अनुसार राज्य का लोप नहीं होगा, क्योंकि साम्यवादी देशों में राज्य वास्तव में शोषण का यंत्र नहीं होता, वह तो सर्वसाधारण की भलाई के लिए और उसकी इच्छा को पूरा करता है, उनकी मांगों को पूरा करता है। क्योंकि पूंजीवादी समाज में राज्य का धाराशायी होना एक वास्तविकता देखी जा सकती है, लेकिन साम्यवादी समाज में राज्य का नहीं होना, राज्य कभी शोषण का यंत्र हो ही नहीं सकता है, ऐसा स्टालिन कहता है। तीसरी बात आती है इसमें कि कम्युनिस्टों का यह दावा है कि उन्होंने जिस व्यवस्था को कायम किया वह पश्चिम देशों के लोकतंत्र की अपेक्षा ज्यादा लोकतांत्रिक है। उन्होंने साम्यवाद को समाजवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी और आलोचकों का कहना है कि साम्यवादी देशों में एक ही राजनीतिक दल प्रभावी होता है, विचार और भाषण की आजादी समाप्त कर दी जाती है। आलोचकों ने साम्यवादी व्यवस्था के उन दोषों की तरफ ध्यान दिलाया जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाते। पॉलिंजास ने 1980 में ये घोषणा कर दी कि बिना आम चुनावों के और समाचार पत्रों और सभा सम्मेलनों व विचारों की अनियंत्रित आजादी के बिना सार्वजनिक संस्थाएं निष्प्राण हो जाती हैं। रूस के कम्युनिस्ट नेता गोर्बाचोव ने इसलिए रूस में खुलेपन और पुनर्गठन का कार्यक्रम चलाया, परंतु स्थिति संभली नहीं और समूचे पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों का पतन हो गया और साम्यवादी विचार का भी पतन हो गया। विद्यार्थियों, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका सबसे पहले हम सार संक्षेप देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मार्क्सवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधन समाज के हाथों में होते हैं। जो विचारधारा आज मार्क्सवाद के नाम जानी जाती है, वह मार्क्स और एंगल्स की रचनाओं पर आधारित है। कार्ल मार्क्स के जीवन वृत्त की हमने बात की। इनका जन्म 1818 में जर्मनी के एक प्रदेश राइनलैंड में हुआ था। 23 वर्ष की आयु में उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त कर ली थी। 1843 में उसे क्रांतिकारी विचारों के कारण जर्मनी को छोड़ना पड़ा। वे फिर पेरिस में चले गए। उसके बाद एंगल्स से मिलन हुआ और ईसाई मित्रता में बदल गई उनकी। लेनिन और एंगल्स और मार्क्स जो है काफी अच्छे मित्र हो गए। उसके ग्रंथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कम्युनिस्ट विचारधारा की सरल व्याख्या भी मिलती है। उनकी पुस्तक द कैपिटल भी बहुत ही प्रसिद्ध है।
उसके बाद द्वंदात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स के अनुसार विश्व अपनी प्रकृति से ही भौतिक है। जब दो परस्पर विरोधी भौतिक शक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो एक नई परिस्थिति को जन्म मिलता है, जिसे हम वाद प्रतिवाद संवाद के माध्यम से विकास क्रम को हमने समझाया। राज्य की उत्पत्ति राज्य वर्ग संघर्ष की उपज है। हमने आदिम साम्यवादी युग में राज्य संस्था नहीं होती, हमने इस बात को पढ़ा। और मनुष्य जब खेती करना सीख गया तब शक्तिशाली लोगों ने युद्ध बंदियों और अन्य कमजोर लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया और अपने खेतों में काम लेना शुरू कर दिया। गुलाम प्रथा के कारण समाज दो वर्गों में बढ़ गया, मालिक और गुलाम। गुलामों में जबरन काम लेने के लिए मालिक वर्ग ने पुलिस और जेल खाने बनाए और चोरी और लूटपाट को अपराध बतलाया। यही से राज्य की शुरुआत हुई और दासता के युग के बाद सामंती युग आया और उसके बाद पूंजीवादी युग। इससे मजदूरों की स्थिति भी बहुत खराब हो गई। इसके बाद राज्य का वर्गीय चरित्र हमने देखा कि सरकार चाहे जैसी भी हो, वह सिर्फ शासक वर्ग के अधिकारों की ही रक्षा करती है। राज्य में सभी स्तरों पर शक्तिशाली वर्ग का प्रभुत्व पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और राज्यहीन समाज का उदय। सर्वहारा वर्ग के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि वह क्रांति करके उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार जमा ले, परंतु यह केवल संक्रमणकालीन व्यवस्था है। यदि निजी संपत्ति समाप्त कर दी जाएगी तो धीरे धीरे हिंसा के उपकरण पुलिस, जेल खाने, मजिस्ट्रेट आदि का अंत हो जाएगा। धीरे धीरे राज्य भी लुप्त हो जाएगा। ये सब होगा निजी संपत्ति के समाप्त होने पर। राज्य के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन हमने देखा, जिसमें यह कहना ठीक नहीं कि राज्य सिर्फ एक वर्ग को ही देखता है, वह बहुत सी बातों को भी देखता है। यह एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें राज्य की आवश्यकता न रहे, केवल कल्पना लोक की बात दिखाई देती है। तीसरी आलोचना हमने देखी कि आलोचक कहते हैं कि कम्युनिस्ट व्यवस्था के उन दोषों की तरफ ध्यान दिलाया जाए जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाते। इसके बाद हमने प्रश्नावली देखी। प्रश्नावली में देखिए आप राज्य की उत्पत्ति, उसके वर्गीय प्रकृति के बारे में कार्ल मार्क्स के विचारों की आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। उसके पक्ष और विपक्ष में हमें बताना है। राज्य के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विवेचना करनी है। राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा, ये तीनों ही प्रश्न एक जैसे हैं जिसमें राज्य के बारे में हमें बताना है। फिर दूसरा प्रश्न आता है द्वंदात्मक भौतिकवाद और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। हमने द्वंदात्मक भौतिकवाद में द्वंदात्मक हीगल के द्वंदात्मक आदर्शवाद को भी हमें थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बताते हुए द्वंदात्मक भौतिकतावाद को समझाना है। और फिर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से पूंजीपति वर्ग को धाराशाही कर देता है और राज्य विहीन वर्ग विहीन की समाज की स्थापना करता है। इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं विद्यार्थियों। इसके साथ ही ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे और उम्मीद करती हूँ कि यह चैप्टर आपको बहुत भली प्रकार समझ में आया होगा और नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर मिलते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।